and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 10th civics chapter number 1, that is power sharing, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And believe me, these notes are quite crisp and clear. You don't have to go for any other study material apart from this. After this video and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the questions that will come in exam easily. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था जो पावर्स होती हैं वो गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास में नहीं होती. ये सभी पावर्स जो हैं बटी हुई होती है. तो यही बात लिखी हुई है हमारे फर्स्ट पॉइंट में. इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में सभी पावर्स जो हैं गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास में नहीं होती. ये सभी पावर्स जो हैं बटी हुई होती हैं बिटवीन दी लेजिस्लेचर ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशरी ब्रांच. ठीक है. कारण क्या होता है, मान लो किसी एक पर्सन को ये पावर दे दी गई कि वो हमारी कंट्री के ऊपर जो है रूल कर सकता है और वो कोई भी रूल या फिर कोई भी पॉलिसी बना सकता है और इससे रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उस पर्सन से. तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे. इसी कारण से एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ज़रूरी है इन पावर्स की अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांच. For this reason, an intelligent sharing of the power among the legislature, executive and judiciary branch is very important to the design of a democracy. इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावर्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांच के बीच में, ताकि इन पावर्स का मिसयूज ना. अब आगे देखो, लेजिस्लेचर के अंदर हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं लॉज बनाने का काम करते हैं. फिर आती है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच. यहाँ पे जो है हमारे आईएएस और आईपीएस जो है वो काम करते हैं रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज. ठीक है, वो काम करते हैं कि वो जो लॉज बनाए हैं हमारे पॉलिटिशियन ने वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं. फिर आती है हमारी जुडिशरी ब्रांच. इसमें आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अगर जो लॉज एंड पॉलिसीज बनाई गई इनके इम्प्लीमेंटेशन में या फिर इनके बीच में कोई रुकावट क्रिएट कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो इन्हें सॉल्व करने का काम करती है हमारी जुडिशरी ब्रांच. सो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगी केस स्टडीज दो डिफरेंट कंट्रीज की, जो कि हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका. इन दोनों ही कंट्रीज ने क्या फेस की थी, प्रॉब्लम फेस की थी पावर शेयरिंग से रिलेटेड. कौन सी वो प्रॉब्लम्स थी, क्या उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, इन सभी पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो कंट्री है वो है हमारी बेल्जियम. क्या दे रखा है इसके बारे में, इट इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप. मतलब ये जो है एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की छोटी सी कंट्री है. क्यों छोटा कहा गया है इसको, क्योंकि जो इसका एरिया है वो हमारे हरियाणा स्टेट से भी कम है. अब आगे देखो, इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन. एथनिक का मतलब क्या है, जो लोग बिलोंग करते हैं एथनिक ग्रुप से या फिर सेम एथनिक ग्रुप से, वो क्या होते हैं किसी सेम रिलीजन या फिर नेशनलिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके कल्चर के सेम होने के कारण या फिर जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं कि वो दिखने में थोड़े बहुत सेम लगते हैं, इसी कारण से जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या समझते हैं, अपना समझते हैं या फिर ये सोचते हैं वो कि हम सभी जो हैं एक हैं. ठीक है, ये होता है एथनिक. ठीक है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर. अपार्ट फ्रॉम दिस, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन द कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन द कल्चर एंड द फिजिकल टाइप और बोथ, एंड दे नीड नॉट टू बी ऑफ सेम रिलीजन और द नेशनलिटी. मतलब एथनिक का मतलब क्या होता है, लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं या फिर लोग जो है एक दूसरे को अपना समझते हैं या फिर अपने जैसा समझते हैं क्योंकि उनके कल्चर या फिर उनके फिजिकल टाइप में कोई सिमिलरिटी होती है, और इसके अलावा उनका रिलीजन या फिर उनका जो नेशन है वो सेम हो ये ज़रूरी नहीं. अब आगे देखो किस कारण से जो है बेल्जियम की कंपोजिशन को एथनिक कहा गया है. द रीजन इज, जो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन है उसके 59% जो लोग हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज. इसके अलावा जो नेक्स्ट 40% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और जो बचे हुए 1% जो लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज. इतनी ज़्यादा अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है और इतने अलग अलग डिफरेंट परसेंटेज में, इसीलिए जो कंपोजिशन है बेल्जियम की वो है किस तरीके की, एथनिक कंपोजिशन. अब देखो कौन सी लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है बेल्जियम में, वो बोली जाती है डच लैंग्वेज, क्योंकि 59% जो लोग हैं बेल्जियम के वो बोलते हैं डच लैंग्वेज. इसी कारण से इसे जो कहा जाता है मेजर लैंग्वेज बेल्जियम की. और क्योंकि इसकी मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जो हैं बेल्जियम में डच लैंग्वेज बोलते हैं, इसी कारण से जो सुपीरियर जो है कम्युनिटी मानी गई, वो कौन सी कम्युनिटी मानी गई, डच स्पीकिंग कम्युनिटी. वो लोग जो है सुपीरियर माने गए जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं. किसमें, कहाँ पर, बेल्जियम. अब देखो आगे जाके प्रॉब्लम क्या आई. जो बेल्जियम कंट्री है इसकी कैपिटल है ब्रुसेल सिटी. ठीक है, यहाँ पर जितने भी परसेंट लोग रहते हैं उनमें से 80% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज. उसके अलावा जो बाकी के बचे 20% लोग हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज. ठीक है, ब्रुसेल सिटी में सबसे ज़्यादा बोली जाती है फ्रेंच लैंग्वेज. तो इसी कारण से यहाँ पर रहने वाले लोग क्या चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज को जो है सुपीरियर लैंग्वेज माना जाए या फिर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को जो है सुपीरियर कम्युनिटी माना जाए, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे की जाए, किन लोगों के लिए की जाए, जो कि बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज.
ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए, इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर एजुकेशन रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, कौन सी कम्युनिटी को, डच स्पीकिंग कम्युनिटी को। तो अब इनको गुस्सा आ गया, ब्रुसेल्स सिटी वालों को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, किन किन के बीच में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होगी। किसके लिए, वो लोग जो डच लैंग्वेज बोलते थे वो चाहते थे कि उन्हें जो है ज्यादा सुपीरियर माना जाए और जो है उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए एज कम्पेयर टू दैट वन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। और जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो चाहते थे उन्हें जो है सुपीरियर लैंग्वेज का नाम दिया जाए या फिर जो है उन्हें सुपीरियर समझा जाए और उन्हें जो है ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। कौन से बेनिफिट, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड बेनिफिट जो है उन्हें प्रोवाइड किए जाएं मोर देन दी डच स्पीकिंग कम्युनिटी। इसी कारण से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। कब हुई ये लड़ाई, 1950 से लेकर के 1960 के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और किसने जो है एक्टिव पार्ट लिया इसमें, ब्रुसेल्स सिटी के जो लोग थे, इन लोगों ने जो है एक्टिव पार्ट लिया या फिर सबसे ज्यादा जो है योगदान दिया किसमें, इस लड़ाई के बीच में। अब आगे देखो क्या हुआ, जो बेल्जियम के लीडर्स थे, जितने भी नेता थे बेल्जियम के, उन्होंने सोचा भाई ऐसे तो लड़ाई हो रही है तो गलत बात है। ठीक है, उन्होंने सोचा वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी एंड लैंग्वेज। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को जो है हर एक कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी लैंग्वेज जो है अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और सभी जो है अपने आप में उनकी कोई एक वर्थ है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा इस लड़ाई को बंद करवाया जाए और कुछ जो है डिसीजन सुनाए थे या फिर कुछ जो है पॉलिसीज बनाई थी इससे रिलेटेड, जो कि इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखो, बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन है यहाँ पे बोली जाती है डच लैंग्वेज, और इसके अलावा जो वलून रीजन है यहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच लैंग्वेज। इसके अलावा जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, ये जो कम्युनिटी है वो रिच एंड पावरफुल है एज कम्पेयर टू दैट वन ऑफ डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है, इनके पास में ज्यादा पैसे या फिर जो है ये इनके पास में ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू उन लोगों के मुकाबले इनके पास में ज्यादा पावर है जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब आगे देखो, नेक्स्ट कंट्री है हमारी श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में क्या बता रखा है, इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जो श्रीलंका है इस कंट्री की जो है पॉपुलेशन काफी डाइवर्स टाइप की है। इसके अलावा इट इज डिवाइडेड इनटू मेजर सोशल ग्रुप्स। इसे जो है बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इसको, पहला ग्रुप है हमारा सिनाला स्पीकर्स। कौन से होते हैं सिनाला स्पीकर, जो सिनाला लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका में वो कहलाते हैं सिनाला स्पीकर्स, जो कि कितने परसेंट है, 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, कौन से रिलीजन, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर जो है बुद्ध धर्म से ये बिलोंग करते हैं। कौन से, सिनाला स्पीकर्स। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा तमिल स्पीकर्स का। तमिल स्पीकर कितने परसेंट लोग हैं, 18% जो लोग हैं श्रीलंका में वो है तमिल स्पीकर, जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो है कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर जो है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कौन से, तमिल स्पीकर्स। ठीक है, अब देखो तमिल स्पीकर को आगे और दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन से, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंका तमिल्स जो है 13% है। इसके अलावा तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका एंड दीज आर कंसंट्रेटेड ऑन दी नॉर्थ एंड ईस्ट। श्रीलंकन तमिल्स जो है 13% है। इसके अलावा जो है ये तमिल नेटिव है किसके, श्रीलंका के। और कहाँ पर रहते हैं अब ये रहते हैं श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन से हैं, दीज आर द प्लांटेशन वर्कर फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये जो है प्लांटेशन का काम करते थे, पौधे उगाने का काम करते थे इंडिया में। कब, कॉलोनियल पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड कौन सा था, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे और उन्होंने जो है पॉलिसीज बनाने का काम करना शुरू कर दिया था, रूल्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था हम इंडियंस पे। वो पीरियड था हमारा कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, उस टाइम पे जो है इंडिया में काम करते थे जो लोग प्लांटेशन का, और अब जो है श्रीलंका में आकर के बस गए हैं, वो लोग कहलाते हैं कौन से, इंडियन तमिल्स। अब देखो इसके अलावा 7% जो लोग हैं श्रीलंका में वो बिलोंग करते हैं कौन सी कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। उनका जो धर्म है वो क्रिश्चियन धर्म है। इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज और सिन्हाला लैंग्वेज। सो दैट्स इट, आज इस चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।